गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। सृष्टि गोयल, सृष्टि बेटा आप इसमें थोड़ी हो, सृष्टि फर्स्ट ईयर में होना बेटा। हाँ सृष्टि अभी थर्ड ईयर उसकी चल रही है, सेकेंड ईयर की। सृष्टि गोयल और सेकेंड ईयर में भी हो गया बेटा। हेलो सृष्टि सेकेंड ईयर में भी हो गया बेटा, सृष्टि गोयल। गरिमा चौधरी, पूजा चौधरी, हाँ पूजा सरमुटा आ गई। हाँ बेटा, कल आपने मैम भेजा ही नहीं प्रैक्टिकल सिलेबस सेंड नहीं किया आपने। बेटा हाँ नीचे आज भेजती हूँ, आज तैयार तो है बेटा, मैं सेंड करना बाकी है केवल। कल हम कहीं चले गए थे तो बेटा आज सेंड कर देती हूँ, तैयार है बिल्कुल आपका जो सेकेंड ईयर वालों के लिए प्रैक्टिकल लिस्ट है ना। यस मैम, सेंड कर देना। हाँ बेटा बिल्कुल कर देंगे आपको सेंड, ठीक है। हाँ मैम, ओके मैम। मैम मेरी भी अटेंडेंस लगवा दो। हाँ अफसाना की लगा दी, सुपैरी की लगा दी, करीमा चौधरी, पूजा सामोटा है ना, पूजा सामोटा, सुप्यारी, अफसाना, सुमैया, सुमैया की भी लग गई, शालू प्रजापत आ रही है, शालू प्रजापत की भी लग गई। मैम क्या पढ़ाओगे आज? प्रोटोप्लास्ट कल्चर लेंगे, जीव द्रव्य संवर्धन एवं कायिक संकरण की। जीव द्रव्य संकरण मतलब जब जीव द्रव्य मतलब प्रोटोप्लास्ट कल्चर किसे कहते हैं। टेक्निक ऑफ प्रोटोप्लास्ट कल्चर लेंगे बेटा, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोटोप्लास्ट कल्चर, कोमल तमर, संगीता गौड़।
मनीषा बैरवा, मनीषा देनवाल। ठीक है बेटा, अपन बात करते हैं जीव द्रव्य संवर्धन की। मतलब पहले तो क्या क्या है कि जीव द्रव्य संवर्धन किसे कहते हैं, तो पादप कोशिका पूर्ण शक्त होती है, अतः संवर्धन माध्यम पर उचित पोष पदार्थ देकर पादपक निर्मित किया जा सकता है। पादप कोशिका प्लांट सेल दृढ़ कोशिका भित्ति से आबद्ध रहती है, अतः ऐसे कई प्रयोग हैं जो नहीं किए जा सकते हैं। इस समस्या को कोशिका भित्ति हटाकर दूर किया जा सकता है, जिससे प्रोटोप्लास्ट अलग हो जाता है। यह कार्य एंजाइम अथवा यांत्रिक विधि के द्वारा किया जा सकता है। तो कोशिका भित्ति रहित तथा प्लाज्मा झिल्ली युक्त कोशिका जीव द्रव्य कहलाती है, प्रोटोप्लास्ट कहलाती है। तो जीव द्रव्यक प्रोटोप्लास्ट क्या है, प्रोटोप्लास्ट से हमारा तात्पर्य भित्ति रहित पादप कोशिका से है। मतलब प्रोटोप्लास्ट किसे कहते हैं, जीव द्रव्य किसे कहते हैं, तो कोशिका भित्ति रहित तथा प्लाज्मा झिल्ली युक्त सेल कोशिका जीव द्रव्य प्रोटोप्लास्ट कहलाती है। प्रोटोप्लास्ट एक क्रियाशील कोशिका होती है, जिसे संवर्धन माध्यम पर रखा जाता है तथा इसमें भित्ति का पुनर्निर्माण हो जाता है तथा इसमें कोशिका विभाजन व विभेदन की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, जिससे यह पूर्ण पादपक बनाने में सक्षम हो जाती है। तो पहले अपन प्रोटोप्लास्ट का इतिहास है कुछ बात कर लेते हैं, फिर प्रोटोप्लास्ट की बात करेंगे, टेक्निक ऑफ प्रोटोप्लास्ट कल्चर। तो सबसे पहले जो वैज्ञानिक आए, मतलब 1982 में क्लेरकल ने जीव द्रव्य कुंचित कोशिकाओं को तेज धार युक्त ब्लेड से काटकर प्रोटोप्लास्ट विलगित करने का प्रयास किया। 1927 में बेटा ई कुस्टर नामक साइंटिस्ट वैज्ञानिक ने पके टमाटर के गूदे की कोशिकाओं से प्रोटोप्लास्ट अलग करने का प्रयत्न किया। जो पका हुआ टमाटर था उन्होंने ई कुस्टर ने लिया और इन्होंने क्या किया, पके टमाटर का जो गूदा है, गूदे की जो कोशिकाएं हैं, उनसे प्रोटोप्लास्ट को अलग किया। इसी प्रकार ईसी कॉकिंग ने सर्वप्रथम एंजाइमेटिक विधि द्वारा टमाटर की मूल कोशिकाओं से प्रोटोप्लास्ट पृथक किया। मतलब टोमेटो है उसकी रूट सेल्स से भी, टोमेटो की रूट सेल से भी प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट किया गया। इसी प्रकार 1968 में आई तकाबेव व उनके सहयोगियों ने सेल्यूलोज व मैक्रोजाइम द्वारा निकोटियाना की पर्णमध्योतक का प्रोटोप्लास्ट अलग किया तथा 1971 में पुनर्जनन द्वारा पूरा पादप प्राप्त किया। इसी प्रकार 1971 में पीएस कार्लसन के द्वारा कार्लसन ने क्या किया, कार्लसन ने निकोटियाना ग्लोका व निकोटियाना लॉन्ग्सडॉर्फी का अंतर जातीय कायिक संकर निर्मित करने में सफलता प्राप्त की। इसी प्रकार अपन बात करते हैं कि मेल्चर व उनके सहयोगियों ने प्रथम अंतरवंशीय सकर आलू व टमाटर के प्रोटोप्लास्ट संलग्न से प्राप्त किया व उसे पोमेटो कहा। तो अब अपन बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोटोप्लास्ट कल्चर। मेन आती है बेटा टेक्निक ऑफ प्रोटोप्लास्ट कल्चर। यही क्वेश्चन आता है, जीव द्रव्य संवर्धन की तकनीक क्या है। मतलब जीव द्रव्य संवर्धन की तकनीक को 4 सोपानों में बांटा गया है। द टेक्निक ऑफ प्रोटोप्लास्ट कल्चर कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेप्स। पहला है आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, दूसरा है
कल्चर ऑफ आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट, तीसरा है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, तीसरा है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, एंड फोर्थ वन इज सिलेक्शन एंड कल्चर ऑफ फ्यूज्ड प्रोटोप्लास्ट। तो जीव द्रव्य संवर्धन की तकनीक को 4 सोपानों में बांटा गया है। पहला क्या है? फर्स्ट है जीव द्रव्यकों का पृथक्करण। दूसरा क्या है? पृथक्कृत जीव द्रव्यकों का संवर्धन, कल्चर ऑफ आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट। तीसरा है जीव द्रव्यकों का संलयन या कायिक संकरण, मीन्स सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। फोर्थ इज संलयित जीव द्रव्यकों का चयन एवं संवर्धन, मतलब सिलेक्शन एंड कल्चर ऑफ फ्यूज्ड प्रोटोप्लास्ट। तो इन स्टेप्स के बारे में अब अपन बात करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जीव द्रव्यकों का पृथक्करण, आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट कैसे किया जाता है? तो आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट की बात कर रहे हैं। तो इस प्रक्रिया में पादप कोशिका से कोशिका भित्ति को पृथक किया जाता है। मतलब इस प्रक्रिया में पहले तो अपन प्लांट सेल से सेल वॉल को अलग कर देते हैं। तो इस प्रक्रिया में पादप कोशिका से कोशिका भित्ति को पृथक किया जाता है तथा भित्ति अलग कर नग्न जीव द्रव्यक प्राप्त किए जाते हैं। और इसकी 2 विधियां हैं। एक तो है मैकेनिकल मेथड, एक है मैकेनिकल मेथड, दूसरा है एंजाइमेटिक मेथड। मतलब जीव द्रव्य को का पृथक्करण करने में 2 विधियां हैं। एक तो है यांत्रिक विधि मैकेनिकल मेथड, दूसरी है एंजाइमेटिक विधि एंजाइम विधि। तो यांत्रिक विधि क्या है, मैकेनिकल विधि क्या है? तो यह एक पारंपरिक विधि है जिसका जिसका उपयोग नहीं किया जाता, बल्कि इसके स्थान पर आजकल एंजाइम विधि को काम में लिया जाता है। मतलब यह मैकेनिकल मेथड क्या है? एक पारंपरिक विधि है जिसका और उपयोग नहीं किया जाता है, बल्कि इसके स्थान पर आजकल एंजाइमेटिक मेथड को काम में लिया जाता है। तो जीव द्रव्यक पृथक्करण के लिए काम में ली जाने वाली यह एक अपरिष्कृत प्रक्रिया है जिसमें सफलता कम देखी गई है। तो मैकेनिकल मेथड में क्या करते हैं बेटा? इस प्रक्रिया में जीव द्रव्यक व्यापक संख्या में क्षतिग्रस्त होते हैं। मतलब ये मेथड क्यों यूज नहीं किया जाता? क्योंकि जब अपन यांत्रिक विधि से प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करते हैं तो इस प्रोसेस में जीव द्रव्यक प्रोटोप्लास्ट अत्यधिक संख्या में क्षतिग्रस्त होते हैं। दूसरा है इस विधि द्वारा मैकेनिकल मेथड द्वारा विभाज्योतकों के प्रोटोप्लास्ट जीव द्रव्य को जिनमें रिक्तिकाएं अनुपस्थित होती हैं प्राप्त नहीं किए जा सकते। इसके द्वारा केवल ऐसी कोशिकाओं के जीव द्रव्य की प्राप्त कर सकते हैं जिनमें की रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। तो इस विधि के द्वारा, यांत्रिक विधि के द्वारा जीव द्रव्यक अपेक्षाकृत कम संख्या में प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले मैकेनिकल मेथड, यांत्रिक विधि कैसे का प्रोसेस में बता रही हूँ। तो यांत्रिक विधि में जीव द्रव्यक प्राप्त करने के लिए सबसे पहले पादप ऊतकों को स्वच्छ जल से धोया जाता है। पौधों की पत्तियों के ऊतकों का उपयोग जीव द्रव्य प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मतलब यांत्रिक विधि में क्या करते हैं, जो प्रोटोप्लास्ट प्राप्त करने के लिए सबसे पहले प्लांट टिश्यू को अपन स्वच्छ जल से धोते हैं और पौधे की पत्तियों के ऊतकों का उपयोग किया जाता है। मतलब प्लांट की जो लीव्स है उनसे प्रोटोप्लास्ट को अलग
किया जाता है। तो मतलब जब पौधों को या प्लांट टिश्यूज को धुलाई कर देते हैं, मतलब जब पादप ऊतकों को स्वच्छ जल से धोया जाता है, इनकी धुलाई करने के बाद इनको उच्च सांद्रता वाले अर्थात जीव द्रव्य कुंचनकारी प्लाज्मोलाइजिंग सॉल्यूशन में कुछ समय के लिए रखा जाता है। इसके बाद पर्णोत्तक या पत्ती के इस भाग को तेज धार वाले चाकू से छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर फिर से जीव द्रव्य प्रसारक डीप्लाज्मोलाइजिंग घोल में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पुनः प्रसारित डीप्लाज्मोलाइज्ड जीव द्रव्य कटी हुई कोशिकाओं के सिरों से बाहर निकल आते हैं। तो अपन ने क्या देखा कि जब अपन प्लांट टिश्यूज को, चाहे वो लीफ है, लीफ टिश्यूज है, उनको पहले तो स्वच्छ जल से धो देते हैं और स्वच्छ जल से धोने के पश्चात इनको हाई कंसंट्रेशन वाले प्लाज्मोलाइजिंग सॉल्यूशन में कुछ समय के लिए रख दिया जाता है। इसके बाद पत्ती मतलब लीफ के इस भाग को, जिसको कि प्लाज्मोलाइजिंग सॉल्यूशन में रखा है, इसको तेज धार वाले चाकू से छोटे छोटे पीसेस में, छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। काट कर और काटने के पश्चात फिर से जीव द्रव्यक प्रसारक डीप्लाज्मोलाइजिंग सॉल्यूशन में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पुनः प्रसारित जीव द्रव्य कटी हुई कोशिकाओं के सिरों से बाहर निकल आते हैं। तो इस प्रकार यांत्रिक विधि का उपयोग नग्न जीव द्रव्यकों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि इस विधि मैकेनिकल मेथड का उपयोग प्याज के शल्क कंद की ऊतकों तथा मूली की मूल कोशिकाओं, जिनमें बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती है, उनके जीव द्रव्यक प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो उपापचयी रूप से सक्रिय तथा रिक्तिका रहित या छोटी रिक्तिकाओं युक्त कोशिकाओं के जीव द्रव्यक इस विधि के द्वारा प्राप्त नहीं किए जा सकते। तो बेटा मैकेनिकल मेथड एक प्रोटोप्लास्ट करने की विधि है जो कि ज्यादा प्रचलित नहीं है। ठीक है, तो अब अपन ये देखेंगे एंजाइमेटिक मेथड ऑफ, किसकी बात करेंगे, एंजाइम विधि की। तो आधुनिक समय में केवल एंजाइमी विधि को ही नग्न जीव द्रव्यक पृथक्करण के लिए काम में लिया जाता है। मतलब आजकल मॉडर्न टाइम्स में क्या करते हैं बेटा, एंजाइमेटिक मेथड को प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन में काम में लिया जाता है और एंजाइमिक विधि मतलब एंजाइम विधि या एंजाइमिक मेथड को सर्वप्रथम कॉकिंग के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो इस प्रक्रिया में मतलब एंजाइम विधि में किसकी बात कर रहे हैं, इस प्रक्रिया में एंजाइमेटिक, एक बार जया दामोर आ गई और सीमा मीना, एंजाइमेटिक मेथड में काम में एंजाइमेटिक मेथड में कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम्स जैसे सेल्यूलेज एवं पैक्टिनेज द्वारा कोशिका भित्ति के रासायनिक घटकों का पाचन करवा दिया जाता है। तो एंजाइमेटिक मेथड में सेल्यूलेज व पैक्टिनेज नामक एंजाइम्स का यूज करते हैं और सेल्यूलोज व पैक्टिनेज एंजाइम क्या करते हैं, ये कोशिका भित्ति के रासायनिक घटकों का पाचन कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप बड़ी संख्या में जीव द्रव्यक प्रोटोप्लास्ट अपनी कोशिका भित्ति से पृथक हो जाते हैं। यांत्रिक विधि की तुलना में एंजाइमी विधि एंजाइमेटिक मेथड के द्वारा प्रोटोप्लास्ट का पृथक्करण अधिक लाभकारी एवं फलदायी है, क्योंकि एंजाइमेटिक मेथड मतलब एंजाइम विधि प्रयुक्त कर
काफी अधिक संख्या में जीव द्रव्यक प्राप्त किए जा सकते हैं। मतलब जब अपन एंजाइमेटिक मेथड का उपयोग करते हैं तो काफी अधिक संख्या में प्रोटोप्लास्ट प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है एंजाइम विधि, एंजाइमेटिक मेथड के उपयोग द्वारा कोशिकाओं की क्षति न्यूनतम अथवा नहीं के बराबर होती है। तीसरा है इस विधि मतलब एंजाइमेटिक मेथड के उपयोग का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें जीव द्रव्य को जीव द्रव्य कुंचन प्लास्मोलिसिस के हानिकारक प्रभावों का सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी कभी-कभी किसी पादप ऊतक की विशेष प्रकृति को देखते हुए दोनों विधियों अर्थात यांत्रिक विधि एवं एंजाइम विधि दोनों का संयुक्त रूप से उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि जीव द्रव्यक विलगन के लिए यह एक मतलब एंजाइम विधि एक परिष्कृत विधि है। तो एंजाइमी विधि द्वारा प्रोटोप्लास्ट के विलगन का कार्य निम्न चरणों में संपन्न होता है। तो मतलब एंजाइम विधि एंजाइमेटिक मेथड ऑफ प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन कैसे किया जाता है। पहला है बेटा पादप भाग का चयन एवं निर्जमीकरण करके, सिलेक्शन ऑफ द मटेरियल एंड स्टेरिलाइजेशन। दूसरा है पीलिंग ऑफ द एब एक्सियल एपिडर्मिस, अपाक्ष बाह्य त्वचा को छीलना। तीसरा है एंजाइमी उपचार, एंजाइमिक ट्रीटमेंट। चौथा है विलगेट प्रोटोप्लास्ट को स्वच्छ करना, प्यूरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट। तो अपन बात करते हैं पादप पदार्थ एवं भाग का चयन तथा निर्जमीकरण, सिलेक्शन ऑफ प्लांट मटेरियल एंड स्टेरिलाइजेशन। तो आपको एक स्लाइड शेयर करती हूँ मैं, है ना। ये देखो बेटा, ये स्लाइड एक है जो मैं इसका प्रॉपर फोटो नहीं आया है, फिर भी अभी तो शेयर कर देती हूँ मैं, है ना। इस पे देखना, इसको अपन और इलाज करें तो थोड़ा प्रॉपर नहीं आ पाता। अब अपन करते हैं सिलेक्शन ऑफ द प्लांट मटेरियल एंड स्टेरिलाइजेशन। तो जीव द्रव्य को पृथकीकृत करने के लिए अनेक पौधों के विभिन्न प्रकार के ऊतकों या भागों का उपयोग किया जा सकता है। लेकिन फिर भी एक पौधे की स्वस्थ पर्ण को इस कार्य के लिए सर्वथा उपयुक्त माना गया है। मतलब जीव द्रव्य को कैसे आइसोलेट किया जा सकता है कि जो लीफ है मतलब पौधे की लीफ से प्रोटोप्लास्ट को अपन आइसोलेट कर सकते हैं। पर्ण के अतिरिक्त मतलब लीफ के अतिरिक्त नग्न जीव द्रव्य खंडों की प्राप्ति विभिन्न पौधों की विभाज्योतक मूल से या कैलस एवं कोशिका निलंबन से भी की जा सकती है। मतलब एक तो लीफ को प्रोटोप्लास्ट कल्चर में उपयोग में लाया जाता है, इसी प्रकार जो पौधों की विभाज्योतक मूल है, मेरिस्टेमेटिक रूट है, प्लांट्स की मेरिस्टेमेटिक रूट को भी प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट करने में उपयोग में लाया जा सकता है। इसी प्रकार कैलस से भी प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट किया जा सकता है एवं कोशिका निलंबन सेल सस्पेंशन से भी प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट किया जा सकता है। तो इस प्रक्रिया में जिस पौधे की कोशिकाओं से नग्न जीव द्रव्य प्राप्त करने हो, सबसे पहले उसे पूरी तरह स्वस्थ, चमकीली, परिपक्व व अच्छी तरह फैली हुई एवं विकसित पत्ती का चयन करते हैं। मतलब बेटा इस प्रक्रिया में जिस पौधे की कोशिकाओं से नग्न जीव द्रव्य खंड प्राप्त करने हो, सबसे पहले उसे पूरी तरह स्वस्थ, चमकीली, परिपक्व व अच्छी तरह फैली हुई एवं विकसित पत्ती का चयन करते हैं। तो पहले अपन किसका सिलेक्शन करते हैं,
जो पत्ती का सिलेक्शन करते हैं और पत्ती लीफ कैसी होनी चाहिए, पूर्णतः विकसित होनी चाहिए, चमकीली होनी चाहिए, मैच्योर लीफ का चयन करते हैं और लीफ हेल्दी होनी चाहिए, मतलब लीफ पे कोई डिजीज नहीं होना चाहिए। इसके बाद चयनित पर्ण को साफ नल के पानी से धोकर 2 मिनट 70% अल्कोहल में रखा जाता है। इसके बाद 30 मिनट तक सोडियम हाइपोक्लोराइड के 2% विलयन में रखा जाता है। इस रासायनिक उपचार से पर्ण निर्जीवीकृत हो जाती है व इसकी जीवित कोशिकाओं की भी विशेष क्षति नहीं होती है और यह सुरक्षित रहती है। तो सबसे पहले जब अपन जीव द्रव्य को आइसोलेट करने जा रहे हैं तो क्या देखते हैं कि अपन एक हेल्दी लीफ का सिलेक्शन करते हैं और ये जो किसका सिलेक्शन करते हैं, स्वस्थ पत्ती का सिलेक्शन करते हैं। ये पत्ती चमकीली होती है, परिपक्व होती है। कैसी है? चमकीली होती है, परिपक्व होती है। अब इस लीफ को, पर्ण को साफ नल के पानी में धोकर उसके बाद इस पत्ती को 2 मिनट के लिए 70% अल्कोहल में रख देते हैं। इसके बाद 30 मिनट के लिए इसी पत्ती को सोडियम हाइपोक्लोराइड में रखा जाता है। इससे क्या होता है कि जो पर्ण है वो स्टेरलाइज हो जाती है, निर्जीवीकृत हो जाती है व इसकी जीवित कोशिकाओं की भी क्षति नहीं होती। इसके बाद इस उपचारित पर्ण को, लीफ को डिस्टिल्ड वाटर, अशुद्ध जल के द्वारा 4-5 बार झकोला जाता है या प्रक्षालित किया जाता है। मतलब जब पत्ती को स्टेरलाइज कर लिया तो अब इस लीफ को डिस्टिल्ड वाटर से प्रक्षालित करते हैं, धोते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सोडियम हाइपोक्लोराइड का थोड़ा सा भी अंश पत्ती पर नहीं रह पाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि सोडियम हाइपोक्लोराइड संवर्धन कार्य में निरोधकारी भूमिका निभाता है। मतलब जब अपन बेटा पत्ती को सोडियम हाइपोक्लोराइड में रखते हैं तो सोडियम हाइपोक्लोराइड मतलब रिमूव हो जाए, सोडियम हाइपोक्लोराइड रिमूव हो जाए तो पत्ती को अपन डिस्टिल वाटर से धोते हैं, क्योंकि सोडियम हाइपोक्लोराइड टिश्यू कल्चर में या संवर्धन कार्य में इनहिबिटिंग रोल अदा करता है। दूसरा है पत्ती की अपाक्ष बाह्य त्वचा को छीलना। ये पत्ती दिखा रखी है, तो पीलिंग ऑफ द एबैक्सियल एपिडर्मिस, पूर्ण निर्जीवीकृत पत्ती की निचली पृष्ठ या अपाक्ष सतह की बाह्य त्वचा को चिमटी की सहायता से छीलकर हटा देते हैं। मतलब जब अपन पर्ण को स्टेरलाइज कर लेते हैं, निर्जीवीकृत कर लेते हैं, तो इस लीफ की निचली पृष्ठ या अपाक्ष सतह की एपिडर्मिस को चिमटी की सहायता से, फोर्सेप की सहायता से छील कर हटा देते हैं। इस कार्य को संपन्न करने के लिए सबसे पहले पत्ती को, लीफ को एक स्टेरलाइज्ड, एक निर्जीवीकृत टाइल पर इस तरह से फैला देते हैं कि इसकी अपाक्ष या निचली एपिडर्मिस वाला भाग ऊपर की ओर उन्मुख हो। जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हो बेटा कि ये जो लीफ है, ये दिखा रखी है, ये जो लीफ है इसको अपन सेलेक्टेड लीफ लेते हैं। उस सेलेक्टेड लीफ को अपन पहले किसमें स्टेरलाइज करते हैं, स्टेरलाइजर सोडियम हाइपोक्लोराइड। उसके बाद जब स्टेरलाइज कर लिया लीफ को सोडियम हाइपोक्लोराइड में, तो अपन इसको रिंस करते हैं विथ डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, इसको किससे रिंस करते हैं, डिस्टिल्ड वाटर से अपन पत्ती को रिंस कर देते हैं। अब मैंने क्या बताया कि पत्ती की, मतलब पत्ती को एक निर्जीवीकृत टाइल पर इस तरह से फैला देते हैं कि इसकी निचली एपिडर्मिस वाला भाग ऊपर की ओर उन्मुख हो। इतना कर लेने के बाद पत्ती की मध्य शिरा के पास के हिस्से को नुकीली चिमटी से थोड़ा दबाकर
एपिडर्मिस को लीफ मार्जिन्स की ओर खींचते हुए हटा लेते हैं। तो इस प्रक्रिया के दौरान टाइल पर रखी हुई पत्ती को पूरी तरह से निर्जीवीकृत जल में डुबोए रखते हैं। यह भी कहा गया है कि कुछ पत्तियों में एपिडर्मिस आसानी से अलग नहीं होती, अतः इस प्रकार की पत्तियों से एपिडर्मिस को अलग करने के लिए इन पत्तियों की निचली एपिडर्मिस को हल्का सा चाकू से रगड़ दिया जाता है। मतलब ये जो आप लीफ देख रहे हो, इनकी एपिडर्मिस को हटाने के लिए चाकू से थोड़ा सा पत्ती को रगड़ दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप एंजाइम भीतर प्रविष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार पत्ती की सतह से बाह्य त्वचा एपिडर्मिस हटाने के लिए शलत पर्ण उपयुक्त होती है, जिनकी ढीली बाह्य त्वचा, जिनकी फ्लैसिड एपिडर्मिस आसानी से हट जाती है। इसके लिए पत्ती को चयनित करने से पहले निर्जीवीकृत इसके लिए पत्ती को चयनित करने से पहले पौधे को 2-3 दिन पहले से ही पानी पिलाना बंद कर देते हैं, या फिर निचली बाह्य त्वचा की छिलाई करने से पहले निर्जीवीकृत पत्ती को सॉफ्ट प्लाज्मोलाइजिंग सॉल्यूशन में रखते हैं। एक बीजपत्री पौधों को जिनकी पत्तियां आइसोबाइलेटरल होती है, पर्ण बाह्य त्वचा को हटाना एक दुष्कर कार्य होता है। अतः मोनोकॉट्स में एक बीजपत्री पौधों में नग्न जीव द्रव्य प्राप्त करने के लिए सभी संभावित उपायों को काम में लिया जाता है। अब बात करते हैं एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट। मतलब इस प्रक्रिया के अंतर्गत कुछ कोशिका भित्ति अपघटनकारी एंजाइम्स, सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम्स जैसे सेल्यूलेज एवं पैक्टिनेज का उपयोग कोशिका भित्ति की मध्य पटलिका के पाचन के लिए किया जाता है। इससे कोशिका भित्ति गल जाती है एवं नग्न जीव द्रव्य उपलब्ध हो जाते हैं। तो यह एंजाइमी उपचार 2 प्रकार से किया जाता है। मतलब एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है किसको, जब पत्ती को फिर एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। मतलब एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट में बेटा 2 एंजाइम्स यूज किए जाते हैं, सेल्यूलेज एंड पैक्टिनेज। ये सेल्यूलेज एंड पैक्टिनेज क्या करते हैं, कोशिका भित्ति, मतलब सेल्यूलेज एंड पैक्टिनेज एंजाइम्स आर सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम्स। तो ये इनके यूज करने से, सेल्यूलेज एंड पैक्टिनेज एंजाइम्स के इस्तेमाल करने से जो सेल वॉल है वो गल जाती है, डिग्रेड हो जाती है, और सेल वॉल के गलने से नेकेड प्रोटोप्लास्ट उपलब्ध हो जाते हैं। तो पहला है डायरेक्ट और 1 स्टेप मेथड, प्रत्यक्ष या एकल चरण विधि। दूसरा है इनडायरेक्ट और 2 स्टेप्स मेथड, अप्रत्यक्ष या द्विचरण विधि। तो मैं बात करती हूँ प्रत्यक्ष या एकल चरण विधि की, डायरेक्ट और 1 स्टेप मेथड। तो इस प्रक्रिया में इच्छित पादप के पत्ती के टुकड़ों को एक साथ दो मैसिरेटिंग एंजाइम्स के द्वारा उपचारित कर लिया जाता है। मतलब एक पादप लेते हैं और प्लांट लेते हैं, और प्लांट से अपन क्या प्लग करते हैं, पत्ती। तो पत्ती के टुकड़ों को, पत्ती के पीसेस को मैसिरेटिंग एंजाइम्स के द्वारा उपचारित किया जाता है। अर्थात पर्ण खंड को, लीफ पीसेस को सेल्यूलेज एवं पैक्टिनेज दोनों एंजाइम्स के संपर्क में लाया जाता है। मतलब लीफी टिश्यू को, जिससे कि अपन को प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करना है, उसको पर्णखंड मतलब लीफ पीस को सेल्यूलेज व पैक्टिनेज नामक एंजाइम्स के संपर्क में लाया जाता है, और इस कार्य के लिए 0.5% पैक्टिनेज, 2% सेल्यूलेज एवं 13% मैनिटॉल या सॉर्बिटॉल
को मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया जाता है। मतलब फॉर दिस प्रोसेस 0.5% पैक्टिनेज, 2% सेल्यूलेज and 13% mannitol or sorbitol are used, and these are mixed together to form a suitable mixture. और जब अपन पैक्टिनेज सेल्यूलेज एवं सॉर्बिटॉल व मैनिटॉल को मिलाकर एक मिश्रण तैयार कर लेते हैं, तो इस मिश्रण की पीएच को एडजस्ट किया जाता है और इस मिक्सचर की पीएच 5.4 एडजस्ट कर ली जाती है। यहाँ एंजाइम कोशिका भित्ति के अपरदन का एवं सॉर्बिटॉल एक प्लाज्मिकारिक अभिकर्ता के रूप में काम करते हैं। मतलब सॉर्बिटॉल क्या करता है कि एंजाइम्स कौन कौन सी यूज किए थे? पैक्टिनेज व सेल्यूलेज नामक एंजाइम्स तो सेल वॉल कोशिका भित्ति के अपरदन का कार्य करता है, जबकि सॉर्बिटॉल क्या है? एक प्लाज्मिकारक अभिकर्ता के रूप में काम करता है। सॉर्बिटॉल फंक्शंस एज प्लाज्मोलाइजिंग एजेंट। इस प्रकार तैयार मिश्रण में पत्तियों के टुकड़ों को डालकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 घंटे या इससे भी अधिक समय तक रखा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जीव द्रव्य कोशिका भित्ति से पृथक हो जाते हैं। दूसरा है अप्रत्यक्ष या द्विचरण विधि, इनडायरेक्ट और 2 स्टेप्स मेथड। तो यह एक ऐसी एंजाइम उपचार की प्रक्रिया है जिसमें दोनों एंजाइम्स, कौन कौन से एंजाइम्स हैं? पैक्टिनेज एवं सेल्यूलेज का उपयोग अलग अलग एक के बाद एक क्रम में किया जाता है। इसमें पत्तियों के टुकड़ों को सबसे पहले पैक्टिनेज के साथ मिश्रित कर इसका मैसिरेशन कर लिया जाता है। मतलब जो लीफ पीसेस हैं उसको सबसे पहले पैक्टिनेज नामक एंजाइम से मैसिरेट किया जाता है। इसमें 0.5% पैक्टिनेज को कुछ अन्य पदार्थों जैसे पोटेशियम डेक्स्ट्रन सल्फेट 0.3% तथा 13% मैनिटोल के साथ मिला लिया जाता है। अब पत्तियों के टुकड़ों को इस मिश्रण में लगभग 15 मिनट तक इंक्यूबेट किया जाता है। इसके बाद मिश्रण का अपकेंद्रण सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। इसके अंतर्गत टेस्ट ट्यूब में अब 2% सेल्यूलेज एवं 13% मैनिटोल का मिश्रण मिला लेते हैं। इस प्रकार तैयार मिश्रण को 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5.4 पीएच में रखा जाता है। इसके 90 मिनट बाद इस मिश्रण का अपकेंद्रण किया जाता है। इस अपकेंद्रण के फलस्वरूप जो टिक्की या प्लेट प्राप्त होती है उसे भली भांति निर्जमीकृत करके पानी में धो लिया जाता है एवं साफ कर लिया जाता है। इस टिक्की या प्लेट में असंख्य जीव द्रव्य खंड पाए जाते हैं। तो ये है मेन स्टेप्स ऑफ आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म।